अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और नए हफ्ते के लिए आप लोग तैयार भी होंगे क्योंकि नया हफ्ता शुरू हो चुका है। नए दिन का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मुस्बत सोच के साथ हमें किसी भी दिन का आगाज़ या किसी भी चीज़ का आगाज़ करना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज़िंदगी को बदलने के लिए बड़े फ़ैसले या बड़े इक़दामात की ज़रूरत नहीं होती है? हकीकत ये है कि एक छोटी सी अच्छी आदत भी ना आपकी ज़िंदगी के रास्ते बदल सकती है। वो आदत है शुक्रगुज़ारी की। सिर्फ चंद लम्हे अपने दिन की शुरुआत में 3 चीज़ों पर सोचें जिन पर आप शुक्र अदा कर सकते हैं। ये बज़ाहिर तो छोटा सा अमल है, हैरत अंगेज़ तौर पर आपके ज़हन को सुकून देगा, दिल को इत्मीनान देगा और ज़िंदगी को मुस्बत तवानाई दे सकता है। अब शुक्रगुज़ारी हमें ये याद दिलाती है कि हर हाल में हमारे पास कुछ ना कुछ है जिस पर हमें खुश होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अब ये आदत हमें मायूसी और तनकीद से भी बचाती है और उम्मीद, हौसला और सुकून देती है। जो लोग नेमतों का शुक्र अदा करते हैं वो हर हालत में खुश रहते हैं और वो जानते हैं कि उन्होंने खुश कैसे रहना है, जिस तरह के मर्ज़ी हालात हो जाए। और जो लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं वो हमेशा कमी का शिकार रहते हैं। तो आज ही से हमें ये आदत अपनी अपनानी चाहिए या इसको मज़ीद और बढ़ावा देना चाहिए कि सुबह उठते ही 3 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सोचें जो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, जो दिन के आखिर में अपने तजुर्बात पर गौर करें और देखें कि छोटी सी शुक्रगुज़ारी कैसे आपके दिन को रोशन करती है, आपके दिल को सुकून पहुंचाती है और आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। याद रखें कि बड़े नताइज के लिए हमेशा बड़े इक़दामात की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार सिर्फ छोटे और मुस्तकिल कदम काफ़ी होते हैं हमारे लिए और वो शुक्रगुज़ारी से ही आते हैं कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर शुक्र करना शुरू करते हैं, तो आप फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को कह लें कि डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं कि आपकी एक ये भी शख्सियत का पहलू है। तो हमें इसको ज़रूर जो है ना वो गौर इसके ऊपर करना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था कि शुक्रगुज़ारी आपने किस तरह करनी है और ये आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर आ सकती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं और आज हमने बात करनी है सोराइसिस के हवाले से। स्किन डिज़ीज़ है ये। स्किन के ऊपर हमें रैशेस नज़र आते हैं, बहुत सारी ख़ारिश होती है बहुत से लोगों को, और बच्चों में ये चीज़ आम पाई जाती है, बड़ों में ये चीज़ आम पाई जाती है और ये कहा जाता है कि ये मुहलिक बीमारी है और ये कंटेजियस भी है, एक से दूसरे में भी लगने वाली बीमारी है। स्किन डिजीज़ से कह सकते हैं आप। तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो बहुत सारे पैसे इसके ऊपर लगते हैं, आपको मेडिकेशंस लेनी पड़ती है, फिर ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ कराने पड़ते हैं। कुछ ऐसी कम्युनिटी भी है हमारे माशरे में जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहती, जो कहती है कि हम घर में देसी नुस्खों के साथ इन तमाम तर बीमारियों का इलाज कर लें। तो आज हम सोराइसिस का इलाज जानेंगे, लेकिन हिकमत में उसका इलाज क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात आपकी कराते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हकीम साहब, सोराइसिस के हवाले से हमने बात करनी है। सोराइसिस मर्ज़ क्या है और इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरह ये ज़ाहिर होता है हमारी जल्द के ऊपर और हमें पता चल जाए कि ये सोराइसिस है? बहुत शुक्रिया आपका। सोराइसिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून क्रोनिक डिजीज़ है जो दरअसल हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम, जो मुदाफ़ाती निज़ाम है, जो हमारे जो बाहर से इन्वेडर्स होते हैं जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है और जरासीम है, उनको किल करता है ताकि हमें वो नुकसान ना दे जाए। लेकिन किसी वजह से अगर ये हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे अपने ही जल्द के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है और जल्द के सेल्स को डेड करना शुरू कर देता है, तो उस वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। और ये ऑटो इम्यून जो है वो हमारे ख़िलाफ़ क्यों काम करता है, इसकी बुनियादी तौर पर वैसे बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वजूहत है, सबसे पहली वजह तो ये है कि जेनेटिकली कुछ चेंजेस आ जाती है हमारे जीन्स के अंदर। कोई ऐसी चेंज आ जाती है जिसकी वजह से हमारा जो टी हेल्पर 17 सेल्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं और हमारी स्किन के ऊपर अटैक कर देते हैं। पहले जो हमारी स्किन का जो सेल्स हैं जिनके नॉर्मल लाइफ 20 to 30 डेज़ होती है,
अब वो 5 to 6 डेज़ के अंदर मरना शुरू हो जाते हैं इस ओवर एक्टिव होने की वजह से, जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से। अब उसकी सेकंड वजह ये होती है कि अगर कोई इंसान बीमार रह रहा है और लंबे अरसे तक बीमार है और बहुत लंबे अरसे तक जो है वो एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे गट्स के अंदर जो मौजूद जो हमारा फ्रेंडली और हेल्दी बैक्टीरिया है वो उनकी तादाद कम यानी वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। और उसके नतीजे के तौर पर भी फिर हमारे टी हेल्पर जो 17 सेल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे और हमारी स्किन के ऊपर अटैक कर जाएंगे। डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि इनका। और थर्ड जो सबसे बड़ी वजह जो है जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तिब के मुताबिक ये सर्दी और खुश्की का मर्ज होता है, फिर सौदा की ज़्यादती होती है। और यही वजह सर्दी और खुश्की किन ममालिक में ज़्यादा है, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये बीमारी यूरोप के अंदर ज़्यादा पाई जाएगी और पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ जो ज़्यादा सर्द और खुश्क है वहाँ पर भी ये पाई जाएगी, लेकिन बाकी इलाकों में भी कमोबेश पाई जाती है। इसके लिए किसी जेंडर का तशख़ीस नहीं हो सकती, ये मर्द को होगी तो औरत को नहीं होगी, ये बच्चे को होगी या बड़ों को नहीं होगी। ये हाँ ये ज़रूर है कि ये मेल के अंदर ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरेटिव टू फीमेल। और एज अगर हम देखते हैं तो आफ्टर 35 जब इंसान का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो रहा होता है, प्लस उसके ऊपर ज़हनी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, उसने अपने बिज़नेस को भी संभालना होता है, उसके बच्चों की भी फिक्र होती है, तो ये उसके ज़हनी टेंशन जब बनती है तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। अब इसकी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आपने कहा कि इसके क्या होते हैं, ये अलामात क्या होते हैं। जब ये बॉडी पे अटैक करता है तो सबसे पहले आपकी जिल्द सुर्ख होना शुरू हो जाती है, वो रेड होना शुरू हो जाती है और उसके जो सेल्स चूँकि वो डेड हो रहे होते हैं, बड़ा रैपिडली डेड हो रहे होते हैं। एक तो ये उनकी ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और सेकेंडली वो रैपिडली डेड भी होते हैं, तो इनकी जिल्द की जो डेड सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एकमुलेट होते हैं, वो तह बनाते हैं और छिलकों की सूरत के अंदर जो है वो स्कार्स की शक्ल में वहाँ से उतरना शुरू हो जाते हैं। हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, हमारी स्किन की इर्द गिर्द कोई फिंसियाँ निकल आती हैं जिनमें खारिश होती है और उसके अंदर जो है वो लेसदार मादा भी खारिज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये क्या स्पेसिफिक एरियाज में होते हैं या ये बॉडी पे किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं? ये बॉडी के किसी भी पार्ट में होते हैं, लेकिन जो इसके 4 या 5 ऐसे जो हिस्से हैं जिन पे ये बहुत ज़्यादा अटैक करती है, जिनमें सबसे पहले तो आपके ये कोहनी पे अटैक करेगी, फिर आपके घुटनों पे अटैक करेगी, आपके बैक पे कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करेगी, आपके स्कल्प के ऊपर अटैक कर जाएगी, सर के ऊपर अटैक करेगी और आपके नेल्स के ऊपर अटैक करती है और सम टाइम ये आपके जॉइंट्स के ऊपर इतना अटैक करती है कि आपके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, वरना ये पूरी बॉडी पे कहीं भी कर सकती है। लेकिन एक मिथ जो पाई जाती है जिनको ये होता है उन्हें जैसे दूर रहें जी, ये तो कहीं हमें ना लग जाए, तो ये कंटेजियस नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, आपके अपने इम्यून सिस्टम की खराबी से होता है। ये किसी वायरस बैक्टीरिया या जरासीम से फैलने वाला मर्ज नहीं है, ये ऑटो इम्यून है, ये कंटेजियस नहीं है, ये एक से दूसरे में नहीं लगता है। अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, उनसे खा पी सकते हैं, अब मैरिड हैं तो आपने एक बेड यूज कर सकते हैं, ये एक से दूसरे को कतन नहीं लगती, ये सिर्फ आपके अपने मुदाफ़ाती निज़ाम के अंदर जब खराबी वाक़या हो जाएगी तब ये लगेगी। ठीक है हकीम साहब, फिर इसका इलाज क्या है सोराइसिस का? अब एक तो ये मैं बड़ी क्लियर बता दूं कि एलोपैथी के अंदर इसका इलाज क्या किया जाता है। अक्सर तो हम ओवर द काउंटर जाके क्रीम ले आते हैं, उसमें एंटी फंगल मेडिसिन भी होती हैं, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन भी होती है और स्टीरॉइड भी उसमें शामिल होते हैं, इन्हें तशखीस नहीं की जाती और ये दवाएं सिर्फ और सिर्फ मर्ज को दबा सकती हैं, ये ठीक नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है चंबल का इलाज कोई नहीं है, ये बार बार आपके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तिब का चूंकि अपना पैरामीटर्स हैं, अपनी तशखीस है, तिब अपने तरीके से इसको डायग्नोज करती है। वो कहता है ये सर्दी और खुश्की का मर्ज है, सौदा की ज़्यादती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, आपका वो रेगुलेटरी सिस्टम वीक हो गया है जिसने बेसिकली आपके टी हेल्पर सेल्स को काउंट करना था, उसको बैलेंस करना था, वो नहीं कर पा रहा। आप उसका ग्लैंडुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, यानी आप जिस्म के अंदर सर्दी खुश्की के मुखालिफ तिब में क्या करें, गर्मी और खुश्की, आप गर्मी और खुश्की पैदा कर दे जिस्म के अंदर। आप यकीन जाने कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली नॉर्मल आ जाएगा, ये आपका इम्यून सिस्टम ऑटो ये रेगुलेट हो जाएगा और आपके जो ओवर एक्टिव जा रहे हैं आप टी हेल्पर सेल्स वो नॉर्मल आ जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये विद इन नाइट ये ठीक होने वाला नहीं है, विद इन डेज ठीक होने वाला मर्ज नहीं है, इट टेक्स टाइम।
ये 3 माह भी ले सकता है, ये 6 माह भी ले सकता है, बट ये 100% क्योरेबल है तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अब दूसरे पैथी में जाए तो कहा जाता है लाइलाज, ये लाइलाज है। ठीक है, इसका इलाज बता दें हिकमत में कि क्या है, क्या करना चाहिए? हिकमत में हम ये इलाज किया करते हैं कि आप इसमें, जैसे मैंने बताया, गर्म और खुश्क मिजाज की अद्वियात देनी है, तो मैं आपके लिए 2 ऐसे फार्मूलेशन देता हूँ जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे, प्लस आप अपनी डाइट को भी चेंज करेंगे, उसके मर्ज के जो हम मिजाज है मर्ज का, जिस मिजाज की हम दवा दे रहे हैं उसी मिजाज की डाइट भी यूज़ करें तो यकीनी तौर पे आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने लेना है ये कचूर, आमतौर पर लेडीज़ भी यूज़ करती हैं फॉर इन्फेक्शन। कचूर हम इसे कहते हैं, ये बेसिकली हल्दी की जड़ को कहते हैं। सेकंड आपने लेना है ये सुंड, यानी ड्राइड आपके पास जिंजर है, ये सेकंड आपने दूसरी लेनी है। और तीसरे नंबर पे चाकसू, ये इस तरह के बारीक बारीक बीज होते हैं और बड़ी शाइनिंग लिए हुए होते हैं ये बीज इस टाइप के। तो आपने ये लेने हैं, 3 चीज़ें बराबर वजन में लेके आप इसे पाउडर करके रख लीजिए। और जो तो जिनकी एज को 60-70 है वो चाय वाली पूरी चम्मच इस्तेमाल कर लें, जिनकी एज 30 ईयर्स के है वो हाफ टी स्पून दिन में 3 बार यूज़ करें। और जो बच्चे हैं वो इसको कम मिकदार में, यानी चाय वाली चम्मच का 1/4 हिस्से दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इनका ये मर्ज जो है वो बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। और सेकंड जो फार्मूलेशन मैंने इसमें देता हूँ जो कि बड़ी इफेक्टिव है, मैं कम से कम 30 साल से अपने पेशेंट को यूज़ करवा रहा हूँ और मेरे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या लेने, आपने अजवाइन देसी लेनी है जी, सही है। सेकंड आपने राई लेनी है, एक राई सुर्ख होती है, इसको असर राई हम कहते हैं, इसके वाइट किस्म वो नहीं लेंगे, सुर्ख राई लेनी है आपने। ठीक है। थर्ड पे आपने बाबची लेनी है, ये भी बहुत ही ब्लड प्योरीफाइंग किस्म की हर्ब है, जितना भी मर्जी सौदावियत और खुश्की की वजह से जल्द के अमराज हो रहे हो इसको ठीक करती है, बाबची जी बाबची। और तीसरे नंबर पर आपने ये लेने हैं गंधक आंवला साग, ये 4 चीज़ें बराबर वजन में लेके आपने इनको पाउडर कर लेना है। और वही तरीका जो मैं पहले बताया, जो 70 साल की उम्र में लोग हैं वो 1 चम्मच चाय वाली लेंगे, जो 30 साल के लोग हैं वो हाफ टी स्पून लेंगे और बच्चा 1/4 टीस्पून लेगा, दिन में 4 दफ़ा लेंगे। लेकिन एक चीज़ फिर मैं अर्ज़ करूं कि आपने इसमें नाइट शेड वेजिटेबल्स छोड़ देनी है, यानी आप जिसमें टमाटर है, बैंगन है, इसमें आलू आ रहा है, मीट तो टोटली छोड़ देने हैं आपने, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है आपने, स्पाइसी चीज़ें छोड़ देनी है क्योंकि इससे ये मज़ एग्रीवेट कर जाएगा। तो करना क्या है, इसके साथ ख़िज़ा क्या है, आपने गाजर, मूली, शलजम, घिया तोरी और दाल मूंग की, जस्ट ये लेना है और उसमें हल्के से मसाले डालने हैं, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन, जीरा सफ़ेद और मोटी इलायची और नमक। और देसी घी या जैतून का तेल, आप सरसों का तेल, ये आप यूज़ करेंगे, लेकिन डालडा घी से मुकम्मल तौर पे अवॉइड कर लेंगे। और ये किसी भी तरह का मीट नहीं खाना, मतलब फिश वगैरह, चिकन वगैरह ये भी नहीं खाना? सकते अगर वो से आपको मर्ज एग्रीवेट ना हो, तो मर्ज में मर्ज बढ़ता ना हो तो फिर आप ये ले सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप मीट से टोटल ही अवॉइड कर लें। और नहाने के लिए बड़ी एहतियात करनी, आपने गर्म पानी से नहीं नहाए, नॉर्मल सा पानी हो, ठंडा भी ना हो, नॉर्मल सा हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर पे वो नहाए, और बार बार इसको रगड़ें मत। आप साबुन जो यूज़ करना है आपने वो यूज़ करना है जिसका ग्लिसरीन शामिल हो, क्योंकि ये खुश्की का मर्ज है, इसको मॉइस्चराइज़र चाहिए। और टॉवल से बार बार इसे रब ना करें, आपने इसे नहाने के बाद फौरी तौर पर हल्के हाथों से स्किन को ड्राई करें और फौरी तो मॉइस्चराइज़र लगा लें। अब मॉइस्चराइज़र के लिए भी मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, आप वो यूज़ कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक तो ये लेना है आपने, इसे हम 7 अजवाइन कहते हैं, थाइमोल के नाम पे, वैसे हकीम पंसारी से आपको 7 अजवाइन के नाम पे मिलेगा। आपने 10 ग्राम ये ले लिया, ठीक है, और 3 ग्राम आपने 7 पुदीना, पेपरमेंट, ओके, ये आपने ये लिया, 6 ग्राम लिया। और 250 ml आपने तारा मीरा का तेल लेना है। तारा मीरा का तेल, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, अगर तारा मीरा का तेल अवेल ना हो तो सरसों का तेल लेंगे। इन दोनों चीज़ों को जो मैंने बताया आपको, 7 अजवाइन और 7 पुदीना को, इसको पाउडर करके इस तेल में मिला के धूप में रख लें। 1 दिन के अंदर इसके अंदर टोटल डिजॉल्व हो जाएंगे, ऐसे लगे जैसे वो हल ही हो गए हैं। तो आपके साथ रेडी एक ऑयल है, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कीजिएगा, इससे खारिज ठीक हो जाएगी। इसके जो मॉइस्चराइज़र भी है, और आपके वहाँ पर सेकंड ये जो चूँकि जिसे खारिज करने से ज़ख्म हो जाते हैं और बैक्टीरिया के अटैक होने के चांसेस होते हैं कि इसमें पस पड़ सके, वो नहीं पड़ेगी और ऐसा आपका ज़ख्म जो है वो हील अप होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली एक और मैं आपको देता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है, वो क्या करें कि जो मैंने नॉर्मली नुस्खा बताया है ना, अजवाइन, बाबची और राई और गंधक आंवला साग, उसका पाउडर किया, 10 ग्राम वो पाउडर हो और 50 ग्राम आपने वैसलीन के अंदर इसको मिक्स करके रख लेना है।
जिनको ज़्यादा ड्राइनेस है, जिनकी बहुत ज़्यादा खुश्की है, उनके लिए है। तो फिर इसको दिन में 2 दफ़ा आपने इसको जेंटली उसको अप्लाई कर देना है। और ये नुस्खा जब खाने के लिए यूज़ करवाते हैं, यही नुस्खा हम लगाने के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं। ये हर्ब का कमाल है, जो दवा खाने में इफेक्टिव होती है, लगाने में उसके वही एफिकेसी होती है। इसलिए आप इसको लगाइए भी सही, इसको खाइए भी सही। लगाने के लिए इसको वैजरी में मिक्स कर लीजिए, खाने के लिए आप इसको पानी से यूज़ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 3 से 6 माह के अंदर ये आपका मर्ज जड़ से ख़त्म हो जाएगा और दोबारा नहीं आएगा। ये मुकम्मल इलाज इसका 100% इलाज है हिकमत के अंदर। हिकमत बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो तरीका इलाज है वो हम मर्ज की काज को ट्रीट करते हैं, हम सिम्टम्स को ट्रीट करते ही नहीं है। और काज क्या है? सर्दी और खुश्की और खिलते सौदा की ज़्यादती। अच्छा, दूसरा हकीम साहब, ये भी कहा जाता है कि फास्ट फूड और चीनी का इस्तेमाल भी चंबल को या सोराइसिस को बढ़ावा देता है, ऐसा है? इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे फास्ट फूड्स हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो जाते हैं, बेकरी के आइटम्स हो जाती हैं, चीनी हो जाती है, ये सारी की सारी इसको एग्रीवेट करती हैं, ये इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा कर देती हैं। बल्कि मैं तो यूँ कहता हूँ कि आपको गंदम से भी और दूध से भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है वो गंदम से यानी उसके ग्लूटेन से और दूध के अंदर जो लैक्टोज पाया जाता है उससे भी उनको एलर्जी हो जाती है और वो भी इन्फ्लेमेशन की काज बन जाता है, वो भी सोजिश पैदा कर देता है। लिहाजा उससे भी अवॉइड करें। और उसकी जगह आप जो है बाजरा ले सकते हैं, मकई ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, आप ये इस्तेमाल कीजिए। और दूध से बनी प्रोडक्ट से अवॉइड करना चाहिए, इवन के दही से भी अवॉइड करना चाहिए। सब कुछ लोगों को जिनको इससे एग्रीवेशन होती है उनको तो लाजमी है, जिनको नहीं होती वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सोराइसिस का इलाज जो है ना वो मौजूद है हिकमत के अंदर, और वो कह लें कि मुकम्मल ख़ात्मा हो सकता है अगर आप ये जो फॉर्मेशन जो हकीम साहब ने आज हमारे साथ 3 फॉर्मेशन हैं जो उन्होंने शेयर की हैं, फिर एक उन्होंने क्रीम भी आपको बताई है, एक ऑयल भी बताया है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ एहतियातें, जिस तरह उन्होंने कहा है कि खाने पीने में एहतियात ज़रूर बरतनी है, मीट नहीं खाना है, बाकी उन्होंने और भी चीज़ें इनलिस्ट की हैं कि आप वो नहीं खाएंगे, एहतियात करेंगे तो ये एग्रीवेट नहीं होगी। अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और बाकी एहतियात नहीं करेंगे, खाते जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि जनाब अब हमने हकीम साहब की बात सुनी है लेकिन ना असर नहीं हो रहा, क्योंकि आप सही तरीके से अमल नहीं करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। 3 चीज़ें इसमें रखनी चाहिए, एक दवा, दूसरा ग़िज़ा और तीसरा मेंटली तौर पे आपने सुकून में रहना है। जब आप हाइपर होते हैं, ज़हनी टेंशन लेते हैं तो भी ये ट्रिगर हो जाता है ये मर्ज। ये 3 चीज़ें रखेंगे तो ये मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं। और शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आज वो हमें बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी मलाई कोफ्तों की जो रेसिपी है वो बताने जा रहे हैं। तो ये रेसिपी क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो शेफ़ अली की तरफ चलते हैं। शेफ़ अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ अली, आज अफ़गानी मलाई कोफ्तों की रेसिपी आप लेकर आए हैं। जी। क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए हमें? आज हम बना रहे हैं अफ़गानी मलाई कोफ्ते। अच्छा, ठीक है। उसके लिए चिकन चाहिए पहले, बोनलेस। ओके। कोफ्ते बनाने को, उसकी सॉफ्ट करना, उसको नरम बनाने के लिए चिकन जो 1 kg बनाना आपने, उसमें 600 ग्राम आपने डालना है चेस्ट का और 400 ग्राम डालना थाई का। अच्छा जी। तो उससे पहले आपने इसको करना है चॉप वेजिटेबल को। हाँ। वेजिटेबल में जाएगा गार्लिक, जिंजर और ऑनियन, उसको ग्राइंडर में डाल के चॉप करना है। उसमें चिकन को डालना है कीमा बना के। तो उसके हमने फिर उसके बाद बनाने हैं कोफ्ते। अच्छा। हाँ जी। और इसमें स्पाइस जाएगा ग्रीन चिल्ली और वाइट पेपर। और ये भी बता दें कि कोफ्ते बनाने के लिए इनको रेस्टिंग के लिए कितना टाइम चाहिए? इसको रेस्टिंग के लिए आप छोड़ेंगे तो ये ना नरम हो जाएंगे। अच्छा। चिकन में जो प्याज आप डाल देंगे ना, हाँ। उसमें पानी होगा, जितनी देर पड़ा रहेगा उतनी देर वो ना लूज हो जाएंगे। ओके। इसको आपने बना के रखने हैं, बना के फ्रीज कर लें आप। अगर इसके अंदर फिलिंग करनी है कोई, जैसे पालक की आप फिलिंग करनी है या चीज़ की फिलिंग करनी है, हाँ। वो आप करके इसको बना के फ्रीज कर लें, फिर नहीं ख़राब होंगे ये। अच्छा, बना के इसको फ्रीज कर लें।
ठीक है, और ये कितनी देर तक हम फ्रीज कर सकते हैं इन कोफ्तों को? वैसे तो बंदा 1 वीक 2 वीक भी चल जाएंगे, इतना इशू नहीं है इसमें। और टेम्परेचर होना चाहिए इसको -20 पे रख लें आप। अच्छा जी, ठीक है। अगर आपने जब पकाने हैं तो उससे आप 12 घंटे आप निकाल के डीप फ्रीज करना है आपने इसको। ठीक है, ओके। और दूसरा ये कि आपने तो चिकन में बनाया है, इसको बीफ में भी बना सकते जी, हैं, बीफ मटन में में बना भी सकते हैं, मटन में बना सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी है आपकी कि आप उसका इस्तेमाल मीट कौन सा आप ले रहे हैं जिसमें आपने बनाने हैं। तो साथ ही साथ जैसे उन्होंने तो बता दिया है कि जो है ना वो बना के लेकर आए हैं कोफ्ते, ताकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बनाने में भी। तो यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, आप लोगों को पता है, तो हम इसलिए रेसिपीज़ इन डिटेल में आपको बता देते हैं। और अभी जब पकेंगे वो, और उसकी ग्रेवी किस तरह बनेगी, क्या चीज़ चाहिए उनके साथ, और किस तरह आप उसको प्रेजेंटेशन उसकी कर सकते हैं, किस चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, अब इसको बनाना शुरू करेंगे हम? जी जी ठीक है। इसको हमने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना जी, है, इसको क्या पहले करना? हमने सबसे पहले डीप फ्राई करना है। ओके। जी और इसकी ग्रेवी भी बनानी है आपने? जी जी, ग्रेवी बननी है इसकी। ठीक है जी, वो किस चीज़ की ग्रेवी बनेगी? वो बनेगी ओनियन काजू की, अच्छा और उसमें जाएगी फ्रेश क्रीम। ओके, मतलब अनियन और काजू हमने पहले भी उसमें कोफ्तों में भी डाला है? कोफ्तों में डालने हैं। और जब ग्रेवी बनानी है तो ये ओनियन आपने कच्चा नहीं ग्राइंड करना। ओके जी, इसको यहाँ सोते करना है, हाँ यहाँ करना है बॉयल करना है। ओके जी, उसके बाद इसको हमने ग्राइंड करना है। तो इसमें वो जो होता है ना फल्फीपन, वो ये बेक होने से ही आएगा। अगर आप कच्चा ऑनियन डालेंगे ना, आपकी सॉस में फल्फीपन नहीं आएगा। फिर इसको भी वो करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। अभी पहले हम लोग जो इसकी सॉस है वो रेडी करने लगे हैं? नहीं, पहले हम कोफ्ते फ्राई करने हम लगे। कोफ्ते फ्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सॉस बनाएंगे, और आपके सामने जो है ना वो शेफ अली सॉस को ब्लेंड करेंगे और बनाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि कितना आपको अनियन जो है वो सौते करना है। जी जी, उसके बाद फिर उसको ब्लेंड करना है। अच्छा, साथ साथ कुछ टिप्स भी हमें आप देना, शेफ अली के देखने वाले जो हैं, या नई नई लड़कियां जिन्होंने ज्वाइन किया होता है किचन में जाना, उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स हों जो उनको हेल्प करें। जैसे अगर हमने पूरे 1 हफ्ते की सब्जियां लेके रखनी है, कि जल्दी जल्दी अगर हम ऑफिस से वापस जा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम ना लगे, और तो उनको हमने फ्रेश किस तरह रखना है, या उनको हम फ्रीज़ किस तरह कर सकते हैं, क्या करें उसके लिए हम? वेजिटेबल आप रख सकते हैं 1 वीक के लिए। उसको आप सब्ज़ी को मार्केट से लेके ना उसको वॉश करना है। उसको सबसे पहले आपने वो वेजिटेबल, अब जैसे आलू है, गोभी है, मटर, इनको आपने पहले वॉश करके पिल करके बॉयल करना। बॉयल करने के बाद ब्लांच करना है। ओके। ब्लांच करने के बाद आपने बिल्कुल ठंडी करके तो इसको आपने फ्रीज़र में एयर टाइट बैग में रखने बना के, पोर्शन जैसे जितना पोर्शन आपको चाहिए होगा ना उतना पोर्शन बना के आपने रखना फ्रीज़र में। ओके। फ्रीज़र में कोई भी चीज़ आपने खुली नहीं रखनी, इसलिए एक चीज़ की स्मेल दूसरी स्मेल में इंटर होती है, तो उसमें टेस्ट का काफ़ी डिफरेंस आता है। बिल्कुल ऐसे ही हम इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे, और वो भी आपको बता देंगे कि किस तरह की है। और अभी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी उसके ना देख रहे हैं कि कितने मज़े के उसके शैलो फ्राई हो रहे हैं। उनकी कलर जो है ना वो बहुत अच्छा ब्राउनिश सा कलर आ रहा है, और इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर तक भी जो है ना ये पक सके। अब हम ग्रेवी बनाने लगे हैं उसकी। ठीक है, कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, और अब हम उसकी ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्याज। ठीक है जी, और उसमें हम डालेंगे काजू। ओके जी, ये काजू को आपने नरम काजू डालने हैं, सख्त काजू नहीं डालने। सोक्ड काजू आपने इसमें ऐड ऑन करने हैं। जी जी, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरे चूल्हे पे आपने कोयला रखा हुआ है? जी जी, कोयला रखा है। वो इनको लास्ट पे ना कोफ्तों को दम लगाना है। ओह जी जी, ठीक है। कोयले का दम लगेगा तो वो बहुत ही एक अच्छा सी उसके अंदर से जब फ्रेग्रेंस खुशबू आएगी कोयले की, वो क्या ही अच्छे लगेंगे खाने में। ठीक है। और आपने इसमें साबुत मिर्चें डाल दी हैं? जी, ग्रीन चिली डाली है। ठीक अब है। इसको ग्राइंड करना तो मैच हो जाएंगे ये। ओके। अभी आप इसके अंदर वो नमक या फिर वो जो सफ़ेद मिर्च है, वाइट पेपर, वो ऐड ऑन करेंगे? अभी बाद में करेंगे, अभी कुछ नहीं है इसमें ऐड करना। ठीक है जी, अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। जी, ब्लेंड करेंगे हम। तो अगर हमने मायोनीज़ घर में बनानी है, या केचप हमने घर में बनानी है, ऑर्गेनिक बनानी है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ना हो, तो वो कैसे बना सकते हैं जो लॉन्ग टर्म भी चले? केचप भी इजी है, मायो भी इजी है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। मैं पहले बताता हूँ आपको केचप बनाने का तरीका। तो केचप आपने बनानी है, पहले आपने टमाटर लेने हैं, उनको करना बॉयल करके उनका छिलका आपने रिमूव करना है। ठीक है। अगर छिलका नहीं रिमूव करेंगे तो उसमें वो
मुलायम जो होती है ना केचप वो नहीं बनेगी, ठीक उसमें है। दाना दाना नज़र आएगा। सही है। तो उसको आपने बॉयल करके फिर आपको सॉस पैन में डालने हैं। तो सॉस पैन में आपने उसमें यूज़ करना है रेड चिल्ली, तो शुगर, और उसके बाद आप उसमें यूज़ कर सकते हैं एप्पल का प्लम। एप्पल का जी, प्लम हमने एप्पल का यूज़ हो सकता है, उसमें कैरेट का हो सकता है, और उसके बाद इमली का हो सकता है। ओके। जी, ये तीनों फ्लेवर जो हैं केचप में यूज़ होते हैं। ठीक है। इनकी बहुत अच्छी बनती है। तो आप इनको पका लें। पकाने के बाद आपने जब इसको एंड होने लगना, उसके वक्त आपने इसमें थोड़ा सा 2 स्पून आपने सिरका डालना है। सिरका डाल के आप इसको पका के अच्छी तरह, और इसमें आप स्पाइस एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से कितनी स्पाइसी रखनी है। तो बच्चे ज़्यादा स्पाइसी लाइक नहीं करते, तो उनके लिए आपने नॉर्मल से बना के रखनी है। तो सिरका डाल के आप इसको 1 माह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के। जी ठीक है, ये आपकी केचप बन गई है, जी, होममेड आपकी। रेसिपी अब बिल्कुल एंड पे है। अच्छा, आप अब इसमें नमक और जो वाइट पेपर है वो आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। जी जी ठीक है, ग्रेवी के अंदर। और अभी इसमें जानी है क्रीम भी। जी जी, लास्ट पे क्रीम डालनी। ठीक है, आपने इसमें कोफ्ते ऐड ऑन कर दिए। जी, कोफ्ते ऐड ऑन कर दिए। ठीक है जी, कोफ्ते चले गए हैं, ग्रेवी हमारी पक रही है, और एंड पे जो है ना इस ग्रेवी के अंदर जो शेफ अली है वो क्रीम ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, और उसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा। और फिर सबसे एंड पे जो है ना वो इन कोफ्तों को लगेगा तड़का, स्मोक जो है ना, कोयले का धुआं जो है ना उसमें हल्का सा इसको दिया जाएगा। कि अब जो है ना इसको सर्व किया जाएगा, और फिर आप इसकी ओवरऑल लुक चेक कीजिएगा कि जो अफ़गानी मलाई कोफ्ते जो बनाए हैं आज शेफ अली ने वो कितने मज़ेदार हैं। सबसे एंड पे आपने इसमें क्रीम भी ऐड ऑन की थी। जी, क्रीम ऐड किया, उसके बाद हमने नमक ऐड किया इसमें। ओके जी, क्रीम ऐड की है, नमक ऐड किया है, और सफ़ेद मिर्च भी जी ऐड किया आपने। ठीक है, और वो जो है बड़ी मज़े की जो उसकी कंसिस्टेंसी भी है, आप देख सकते हैं कि जो इसकी ग्रेवी है और साथ जो है वो इसके ये कोफ्ते भी रेडी हो चुके हैं। तो जनाब ये आज अफ़गानी मलाई कोफ्ते बनाए गए हैं शेफ़ अली की तरफ से। शेफ़ अली रज़ा जो है वो आज हमारे लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आए थे। शेफ़ अली थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये सिखाया कि हम किस तरह घर में कोफ्ते बना सकते हैं। तो ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अभी हम चलते हैं कुछ मज़ीद ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से, पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं। और जिस तरह मैं पहले भी बात करी थी कि चीनी और आटे की कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। एक बहरान सी कैफियत बरकरार है। आटा कुछ इलाकों में मिल रहा है, कुछ इलाकों में नहीं मिल रहा, और जहाँ मिल रहा है वहाँ पर महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। और अभी आटे की सूरत हाल संभली नहीं थी, इस पर काबू नहीं पाया गया इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि जनाब चीनी के जो नर्ख़ हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। क्या सूरत हाल है इसकी? क्यों नहीं कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? इस पर बात कर लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में चीफ़ रिपोर्टर इमरान अकबर मौजूद हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। इमरान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, क्या सूरत हाल है? अभी आटे का बहरान जो है वो टला नहीं है, आटे का मसला टला नहीं है, गंदम का मसला टला नहीं है। अब चीनी की कीमतें भी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गई और मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। 160 रुपये किलो में दस्तयाब है चीनी। मतलब आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो ये तो फिर सेंचुरी पूरी कर लेगा। देखें मुनीबा, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह हम 2025 में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा पिछले साल भी जनवरी फरवरी में चीनी की कीमत जो थी वो 130 रुपये फ़ी किलो थी। और वैसे तो चीनी की कीमत मुझे अभी तक याद है तकरीबन कहीं पे 100 थी। हमने ये भी खबर दी थी कि सेंचुरी मुकम्मल हो गई चीनी की फ़ी किलो में, और कहीं पे 110 थी, कहीं पे 115 थी। मगर जो ठहरी थी कीमत वो 130 पे थी रमज़ान से पहले। अब रमज़ान में भी 2025 में इन्होंने चीनी जो है वो 155 तक ले गए, 145 तक ले गए। शोर पड़ गया, जब ववेला मचा तो उसके बाद जो चीनी की कीमत है वो 160 पे पहुंच गई, और फिर उसके बाद 170, 180,
190, फिर 200, 210 तक गई। तो अब ये पूरा साल ये ऐसे ही होता रहा। अब क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो गया, बहुत सारी मिलों को नोटिस जारी हो गए, 25, 10, 15, 20 लाख के जुर्माने भी हुए। बस आपके सामने ही है उसके बाद कि फिर वहीं से पूरे मुल्क में तकरीबन मैं कहता हूँ कि मिलने ही नहीं है, मिलने ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। हमारी लाहौर को जो मिल है वो तांदे वाला पत्तों की से आती है चीनी। अच्छा। अब देखिए ना, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ बीच में डाली जाती है। अब लाहौर इतना बड़ा शहर है, 2.25 करोड़ आबादी का शहर है, तो इसके गिरदनवा में कहीं ना कहीं मिल लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीनी तो सस्ती होगी। अब ये जो चीनी टाइकून है वो अब क्या कहें उनका, वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और चीनी की जो नई मिल्स हैं वो भी नहीं लग रही। अब मसला ये है ना कि चीनी के टाइकून्स भी तो हुकूमत में ही है ना। अब 78 ईयर्स जो हैं वो हो चुके हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, तो हम यही सुनते आ रहे हैं, आटा चीनी चावल घी, आटा चीनी चावल घी। हर साल कमोडिटीज़ में आलू प्याज महंगा, अदरक महंगी, इवन के सब्ज़ मिर्चें महंगी, इवन के टमाटर महंगे, दही डाल लें। ये देखिए ये क्या है, ये अजीब सी सूरत हाल है। वही लोग, शक्लें चेंज हो जाती हैं, वो फिर आकर देखते हैं अच्छा मंडी में बुरा हाल हो गया है, दौरे करते हैं, सेशन होता है, फोटो सेशन चलते हैं, हम भी चलाते हैं, कारोबार ठीक नहीं हो पा रहे। एक आधा दिन शायद सही होता है उनके सेशन की वजह से, विजिट्स की वजह एक आधा दिन तो बड़ी दूर की बात, एक आधा दिन ठीक हो जाए ना तो बहुत सारा पीछे भुचाल आ जाए, सिर्फ उस चंद मिनट में। ओके। 10 मिनट्स 20 मिनट जितना वो टाइम दे सकता है उसने और भी काम करने हैं या करने। ये देखिए, ये अब इस सूरत हाल को आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बस आवे का आवा जो है हमारे समेत माजरत के साथ, जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, सब्जी वाले से नहीं पूछेंगे भाई इतनी महंगी सब्जी क्यों दे रहे हो, जब तक सब्जी वाला आगे से नहीं पूछेगा मार्केट में भाई आप इतना महंगा मुझे क्यों दे रहे हो, मार्केट वाला जब बोली हो रही होती है तो उनसे जब लेता है तो उनसे पूछे कितने की दे रहे हैं आप, जब नीलामी होती है तो नीलाम करने वाला जब वो 0.5% देता है किसी को नीलामी के हिसाब से तो क्यों देता है वो। यानी कि ये सब्जियात वहीं से महंगी हो जाती हैं, आपके शहर नोश वहीं से महंगी हो जाती हैं, चीनी वहीं से महंगी हो जाती है। इसमें दुकानदारों का कोई बेचारों अब आप कह रही हैं 160 रुपए किलो चीनी, 150 की होनी चाहिए थी, मैं कहता हूँ शुक्र करें 200 की नहीं है। हालांकि क्रशिंग सीजन गंदा आपके मुल्क में अपना है और उसके बाद आपके पास हर चीज़ मौजूद है, अल्लाह ताला ने आपको यही तो मसला है कि हम ज़रूरी मुल्क हैं, हमारी पैदावार भी नवाजा हुआ है जी, नवाजा हुआ है, और हम लोगों जो को बेसिक चीजें हैं ना उनके लिए हमें हर साल ये चीजें करनी पड़ती हैं। हम लोगों को क्या लूट रहे हैं, उस फकीर का क्या कसूर है जो 10-20 रुपए लेकर हम उसको ताना मार देते हैं। कसूर तो इनका है जो हमारी जेबों से पैसे भी लेते हैं और हम इनके लिए दुआएं करते हैं जी मुल्क में बड़ी मौशत अच्छी है, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने मिल्स लगाई हुई हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो लूट कसूर का बाजार है, तो ये आपकी मेरी पॉकेट से जा रहे हैं और जाता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वावेला होगा जो अभी तक वावेला चल रहा है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या वावेला मचता है या क्या सूरत हाल रहती है। चीनी और आटे की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं हम। एक और चीज़ है जिसके लिए लाहौरिये जनाब बहुत ही बेताब हैं, बल्कि लाहौरिये नहीं पूरे मुल्क में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं, या मुझे तो यहाँ तक पता चला था कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जब उन्होंने ये खबर सुनी कि जनाब अब लाहौर में होने जा रही है बसंत, उन्होंने टिकटें कटवा ली और वो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आके इतने सालों बाद बसंत होने जा रही है, एक फेस्टिवल होने जा रहा है, वो मनाएं। तो बड़ा एक खुशगवार सा फेस्टिवल होने जा रहा है बसंत का, अगले महीने है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इसमें एक और मसला आ गया है कि जिस तरह ये आटा रोटी चावल इसमें महंगाई की चक्की में अवाम पिसरी होती है ना, तो ये जो फेस्टिवल है ना बसंत का, ये भी लगता है कि मुतवसत तबके के लिए नहीं है, क्योंकि इसके दाम इतने ज़्यादा हैं मार्केट में। जो पतंगे फ़रोख्त की जा रही है उनके अगर आप कीमतें सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। फिर अगर आपने कहीं अंदरून जाके आप चाह रहे हैं कि हम वहाँ जाकर बसंत मनाएं, तो जो छतों के रेट्स हैं, जो किराए पे आपको छतें मिलेंगी, इनके रेट्स भी लाखों रुपए में हैं। तो मेरे ख्याल से गरीब आदमी तो ये भी त्यौहार नहीं मना पाएगा बाकी त्योहारों की तरह। वो तब भी यही सोचेगा कि मेरे पास इतने पैसे होंगे तब मैं ये त्यौहार मनाऊँगा। तो क्या सूरत हाल है, किस तरह इंतज़ामिया तैयारी कर रही है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बसंत की तैयारी तो जेब पर भारी पड़ने वाली है, मतलब ये मुतवस्सित तबके के लिए ये भी नहीं है, बसंत भी नहीं है। देखिए मुनीबा, मुझे तो ऐसे लगता है आज तारीख है मेरा ख्याल 20 जनवरी 19 19 जनवरी से आज। हाँ जी। और आपने तकरीबन ना
16-17 दिन पहले तैयारी कर लिया है। आपने आज कपड़े ऐसे पहने हुए हैं कि आज बसंत है, तो लोग भी ना जो है वो बसंत मनाने को तैयार हुए हैं और बड़े शशके के साथ मनाने को तैयार हैं। ये चीज़ें हमेशा से चलती आई हैं, छत्तें बिकती आई हैं, डोरे कहीं महंगी होती हैं, कहीं सस्ती होती हैं। ये कौन सा दूध का रेट है या गोश्त का रेट है या चीनी का रेट है? इस पे भी तो हुकूमत ने कहा है खुला छोड़ दें, सिर्फ हम कार्रवाई करेंगे मटेरियल के ऊपर या साइज के ऊपर। वो कहते हैं कि भाई किसी तरीके से मेरे मुंह पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। वो कह रहे हैं आप जितना ये vibes मर्जी आनी महंगा चाहिए जो है ना कि फिरोख्त वज़ीर करे, आला पंजाब वो ने- डोर फिरोख्त करें या पतंगे फिरोख्त करें। वज़ीर आला पंजाब ने 20-25 साल बाद जाके इजाज़त दे दी है और ये वाइब्स आनी चाहिए कि हर शहरी जो है वो खुश हुआ है, घर की छत पे बारबेक्यू लगा है, भटूरे लगे हैं और डोर के साथ पतंग उड़ाई गई है, छतों पर बो काटा की आवाज़ आ रही है, डेक लगे हुए हैं। हाँ, एक चीज़ का अब ना बड़ा ख़तरा पड़ा हुआ है। क्या? अब साइलेंस ही है मैंने भी साइलेंस ही बोलना है, कुछ लोग समझ जाएंगे। अब इस चीज़ का बड़ा ख़तरा पड़ा हुआ है सियासी तौर पे। अच्छा, तो वो अब पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से इसकी करेंगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ छतें बहुत हैं आपके अंदरून शहर में, 22,000 छतें हैं। बिल्कुल ऐसे है। 22,000 छतें हैं और गली से गली लगती है, इतनी गली है। तो वहां पे कैसे पता चलेगा कि किस घर से कौन सा गुड्डा उड़ा है और किस कलर का उड़ा है और उसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है? ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी इसके ऊपर ना SOPs जो है वो तैयार हो रहे हैं। मगर इस वक्त जो है डोर आपकी महंगी होने जा रही है, पिन्ना जो है वो महंगा होने जा रहा है, आपका जो गुड्डा है वो महंगा होने जा रहा है, मगर लोगों ने खरीदना है। ये शशका है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? देखिए गरीब आदमी मुझे बताएं। टेपे लगाकर चेपियां लगाकर उड़ाएगा। ये हम भी जब छोटे थे ऐसे होता था, आटे की चेपी लगाकर। मतलब फिर किसी गरीब का आदमी गुड्डा- के लिए यही रह गया ना, वो अपनी मदद आपके और तहत ही करेगा। सबसे फिर ज्यादा मजा भी इसी में है तो कि मतलब वो ये जब फिर छलांग अवाम लगाता के लिए है, तो ना हुआ ये जब छलांग फेस्टिवल। लगाता है छत से, वो गुड्डा पकड़ने जाता है, 7 बच्चे भाग रहे होते हैं, गुड्डे की ऐसी की तैसी फिर जाती है एंड पे। और जिसको नहीं मिलता ना, जो पीछे से 7वां बच्चा आ रहा होता है, वो आके सीधा गुड्डे में आके ना वो अपना हाथ घुसाता है और वो अच्छा वो इतना हिस्सा भर जाता है। अब जो उड़ाने वाला होता है, जिसने बड़ी मेहनत की होती है, वो क्या करता है, वो उसको घर लेकर जाता है और उसके ऊपर आधा घंटा लगाता है। अम्मी को बताता है, अब्बू को बताता है, बड़े भाई की मदद लेता है, आटे के साथ चेपी लगाता है, उसके ऊपर ऐसे हमने फिट तो करता है। बचपन में, जब हमारे बचपन में हुए, हमने तो प्लास्टिक बैग की भी पतंगे बनाई हुई हैं। समझता हूँ कि हम सब इस वक्त जेंजी हैं, ठीक है ना। जो अल्फा पौध आ गई है ना, इन्होंने जिस दिन ये आसमान देखना बड़ा, उन्होंने कहा ये हुआ क्या, ये कैसे होता था? ये हमने रेनबो तो कहाँ कभी से आ देखा गए नहीं है, 20 साल में तो हमने कभी भी नहीं सही, देखा। हाँ, तो बिल्कुल ये ऐसे। उनके लिए एक नया ट्रेंड है, ये मैं आपको पहले बता दूं। They will enjoy। देखें हुकूमत काम कर रही है, हुकूमत कर रही है। मुझे नहीं पता सियासी लिहाज से उनको वोट मिलना है या नहीं मिलना, मगर अभी उनके 2 साल हुए हैं। आप ये बात आपने 2028-29 में करनी है कि ये लोग कैप्चर कैसे होते हैं। बात सुने, अगर किसी ने चले अंदरून में जाके किसी ने छत किराए पे लेनी है, 2 से 25 लाख रुपए कीमत है उसकी। मुनीबा किराया आपको उसका। वो उससे 1 करोड़ भी मांगेगा, वो देगा। आप अंदरून शहर जाए तो उसी शशका पूरा। मैं अंदरून शहर गया हूँ ना, मैं छत पे गया हूँ, हमारे बस की तो बात नहीं। मैं जब उधर खड़े होकर लाइव दे रहा था तो मुझे मजा आ रहा था। ये नहीं कि लाइव देने का मजा अपनी जगह, आपको सारा अंदरून शहर नीचे से नजर आ रहा होता है। जिसकी बड़ी छत है, जिसने अपना पूरा कारोबार रखा हुआ है, उसने अपने वहां पर जानवर पाले हुए हैं, कबूतर के लिए उसके अड्डे बनाए हुए हैं, वो सारे उसको उतारने पड़ने हैं, उसने बेचनी है वो छत, चाहे 2 लाख की हो, चाहे 4 लाख की हो, चाहे 5 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो। ये तमाम चीजें जो हैं ये डिसीजन का हिस्सा है। आपको बताऊं, ग्रीन बिल्डिंग, ब्राउन बिल्डिंग, ब्लू बिल्डिंग मस्जिद वजीर खान के इर्द गिर्द में है। लेकिन ये 254 खस्ता हाल इमारतें भी हैं, ये भी ख्याल रखना है। 254 खस्ता हाल इमारतों को तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है ना। देखें वो तो कुछ चढ़ेगा तो वो छत पर गुड्डी उड़ाते रहते सीधा नीचे। देखिए ये तो उसको खुद देखना है, ये तो मैं भी हूँगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप देखिए छत पे जितना आप बाहर डालेंगे उतना ही होगा ना। तो ये चीजें जो है ये चीजें होने जा रही हैं और इसकी बाकायदा तैयारी चल रही है इस वक्त। चले जी, अच्छी तैयारी चल रही है, उसको हम डिस्कस भी कर रहे थे। एक तो वीकेंड बहुत तवील होने वाला है लाहौरियों के लिए, 5 से 8 तक छुट्टी मिलने वाली है लाहौरियों को। बसंत का फेस्टिवल भी है, इम्कान है, अब देखते हैं कि कंफर्मेशन इसकी क्या होती है। दूसरी ये है कि तैयारियां भी चल रही हैं और क्या सूरत हाल रहेगी पतंगों की, डोर कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, अंदरून में कहाँ पर आप कर सकते हैं, कितना किराया होगा, उस पर हम बात कर रहे थे। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। ज़रा सोचिए कि वो बच्चा
जो कभी हंसी खेल और मासूम सवालों से आपका दिल जीत लिया करता था, आज एक स्क्रीन में गुम क्यों हो गया है। मोबाइल, टैबलेट्स, टीवी ने सहूलत के साथ साथ एक खामोश ख़तरा भी जन्म दिया है, जिसे हम स्क्रीन एडिक्शन कहते हैं। अब ये वो लत है जो बच्चों से उनकी तवज्जो, उनकी नींद, सेहत और जज्बात छीन लेती है। स्क्रीन छीनने पर गुस्सा, पढ़ाई से बेदिली और तन्हाई इस मसले की निशानियाँ हैं। बट अफसोसनाक बात यह है कि अगर हम वालिदैन खुद नादानिस्ता तौर पर इसकी बुनियाद रखते हैं और जब वक्त ना होने पर मोबाइल बच्चों के हाथ में थमा देते हैं, तो याद रखिए कि बच्चे जो है वो खिलौनों और स्क्रीन के नहीं बल्कि तवज्जो और मोहब्बत के मोहताज होते हैं। तो अगर आज हमने स्क्रीन के इस्तेमाल को महदूद नहीं किया ना, तो कल हम एक ऐसी नस्ल खो देंगे जो हमारे सामने तो होगी मगर हमसे बहुत दूर होगी। तो आज इसी पर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर तहमीना यासिर ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं। उनसे बात करते हैं कि जो स्क्रीन की एडिक्शन है बच्चों के अंदर, ये किस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना वो कह लें कि पैदा कर सकती है। तो डॉक्टर तहमीना, आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। डॉक्टर तहमीना, ये जो स्क्रीन एडिक्शन है ये बहुत ज़्यादा होती जा रही है बच्चों के अंदर। जिस तरह मैंने बात की कि आप बच्चों से स्क्रीन लेते हैं तो बच्चों में गुस्सा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और पढ़ाई में दिल नहीं लगता उनका, इस तरह के टेंट्रम्स वो लोग शो कर रहे होते हैं जिससे हमें समझ नहीं आ रही होती कि इनको हो क्या रहा है। तो ये किस तरफ बच्चों की साइकोलॉजिकल चीज़ें जा रही होती हैं, मेंटल, फिज़िकल भी इवन दो, कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होते हैं, या फिर एडिक्शन की वजह से किस मसले, जो कौन कौन से मसले जन्म ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब हम उनसे स्क्रीन लेने की कोशिश करते हैं तो पहले हमने ही उन्हें स्क्रीन दी हुई होती है। ये तो और है। ये सबसे बड़ा तकलीफ़ दे पार्ट है, इसलिए कि जब हम स्क्रीन देते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं, यानी हमें दूसरे काम है, हम स्क्रीन पकड़ा दें। छोटे से बच्चे को आप सोचें, मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि हमने बस, जैसे बच्चा थोड़ा सा उस स्टेबल हुआ है 2 महीने का, 3 महीने का, तब भी वो स्क्रीन दे रहे हैं कि स्क्रीन पे जब मूवमेंट होती है तो बच्चे की आंखें जो है ना वो उसके साथ वो चलती हैं, तो वो बच्चा उसमें मगन हो जाता है। तो ये चीज़ जब वालिदैन करते हैं और फिर बाद में वो कहते हैं कि अब ये स्क्रीन नहीं छोड़ा, तो ज्यादती तो फिर वालिदैन की तरफ से हुई है। पहले वालिदैन अपने से कह लें कि अपना टाइम लेने के लिए बच्चों को उस चीज़ का एडिक्ट बना देते हैं और फिर कहते हैं कि अब ये छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और फिर स्कूल्स में और अदरवाइज जब काम स्क्रीन्स के ऊपर हो रहा है तो फिर कंप्लेंट फिर वही आ जाती है कि बच्चे अब स्क्रीन पर ज़्यादा लगे हुए। बेसिकली स्क्रीन एडिक्शन होती ही क्यों है, इसका जो मेन पॉइंट है ना, वो हम 3 पॉइंट्स उसके होते हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। एक होता है कि जब बच्चा स्क्रीन में इन्वॉल्व होता है और उसका एडिक्ट हो जाता है, दैट मीन्स उस बच्चे को उससे क्या मिल रहा है, कंट्रोल मिल रहा है। यानी वो अपनी मर्जी का सब कुछ देख रहा है और अपनी मर्जी को उस वक्त पे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है, चॉइस। वो अपनी चॉइस के हिसाब से कर रहा है, अपनी पसंद के हिसाब से कर रहा है, जो उसे चाहिए उसके लिए कर रहा है। और तीसरा होता है इंस्टेंट रिस्पॉन्स। मुझे ये पसंद है, उसको स्क्रॉल किया, फौरन मिल गया, एंजॉय किया। चैटिंग कर रहा है, उसमें भी यही होता है। अब देखो, हम ये तीनों काम अगर हम दूसरी साइड पर देखें कि वालिदैन या अदरवाइज जो घर में या स्कूल में क्या हो रहा है, घर में स्कूल में बच्चे को कंट्रोल नहीं मिल रहा। कंट्रोल किधर है? कंट्रोल वालिदैन के हाथ में है या टीचर्स के हाथ में। फिर दूसरी तरफ आ जाता है चॉइस। बच्चे को चॉइस भी नहीं मिल रही होती, वो नहीं चूज कर पा रहा, इसलिए कि उसका दिल कर रहा है कि वो अपनी मर्जी करे, लेकिन उस पर अपनी मर्जी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। तीसरी चीज़ कि इंस्टेंट रिस्पांस। वालिदैन या टीचर्स जो हैं वो तो हमेशा रौब जमा रहे होते हैं, या अगर सपोज़ इस वक्त पे ज़रा लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि ओके हमें ख्याल रखना है बच्चों का, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि वो समझाना शुरू कर देते हैं, समझाते जाते हैं और बच्चा समझना नहीं चाह रहा, बच्चा अपने आप को अच्छा फील कराना चाह रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दिस इज़ एन इमोशनल पेन किलर जो कि बच्चा यूज़ करता है उन इमोशन से बचने के लिए जो कि उसे अदरवाइज मिलती हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी,
तो टेंशन, वो उसमें से निकलने की कोशिश कर बिल्कुल, रहा होता है, एस्केप बिल्कुल। पॉइंट हो जाता है ना उसके बिल्कुल। लिए ये चीज़। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि ये जो रैपिडली डोपामीन जो रेज होता है, जैसे हम आप बात कर रही हैं कि बच्चे के पास चॉइस होती है कि वो थोड़ी देर के लिए देखे, वो ना देखे, उसको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा, फौरी तौर पर जो है ना वो चेंज कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटेटिव फील कर रहा होता है उस वक्त के वो अपना मालिक खुद है, वो कुछ भी कर सकता है थ्रू स्क्रीन। ये उसकी डोमेन हाँ, ये उसकी डोमेन है। तो वो जो डोपामीन का लेवल रेज होता जाता है हर दफ़ा, ये कितना नुकसानदेह है हमारे लिए या बच्चों के लिए उस एज के अंदर? देखिए बहुत नुकसानदेह, इसलिए कि डोपामीन बहुत खूबसूरत केमिकल है, जिसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए, प्रॉपरली उसको मैनेज किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बिकॉज हमारी कामयाबी, हमारा सक्सेस, हर चीज़ डोपामीन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन बच्चे के साथ क्या होता है कि बच्चे को छोटे छोटे से चंक्स में डोपामीन मिल रहा होता है, डोपामीन से वो अच्छा फील करता है, उसे लगता है कि यही इसी तरफ जाना है, इसी को एडिक्शन कहते हैं ना, इसी तरफ जाना है। इसको हम कहते हैं कि अटेंशन फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे की अटेंशन जो है ना छोटे छोटे से पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। कभी वो इधर से अटेंशन ले रहा है, नहीं है वो चीज़ ना। हाँ बिल्कुल, कभी इंस्टा खोल रहा है, कभी व्हाट्सएप पे देख रहा है, कभी YouTube टिकटॉक, देख रहा है, कभी कुछ यानी देख हर रहा है, जगह हाँ, से सही है। वो अपने आप को, अपने डोपामीन को बढ़ा रहा है। बिल्कुल ऐसे ये है कि आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है, फिर कलेक्टिवली मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर आपने किसी चीज़ के हवाले से काम करना है या उसको बेहतर करनी है, तो ये नहीं हो सकता कि बच्चे अगर उस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं तो हम उनको ही छोड़ दें कि अब आप खुद ही इसमें से निकलें। पेरेंट्स को भी उनकी हेल्प करने की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम किस तरह एडिक्शन बनता जा रहा है बच्चों की और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर तहमीना यासिर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थी। डॉक्टर तहमीना, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।